अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था हमने, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आज इख्तिताम पजीर होने वाला है। ठीक है, हमने इसकी एक्सरसाइज कल स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने इसके 10 एमसीक्यूज़ को थॉरोली स्टडी किया था। और उन 10 एमसीक्यूज़ ने जो है वो हमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था। हमने देखे थे कौन सा एमसीक्यू कहाँ से पूछा एग्जामिनर ने। और सबसे जो अहम टॉपिक था एमसीक्यूज़ के लिए वो था स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और अगर आज हम देखें तो उसी टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो आप जो है वो अनडाउटेडली मेंशन कर सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वाहिद पोर्शन है जिसमें से एग्जामिनर ने एमसीक्यूज पूछे हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी दैट। तो शुरू करते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चंस। सुन लो, अगर इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं ना, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से लाजमी आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा, ये कंफर्म बात है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपना पहला क्वेश्चन। तो अपने हाथ में जो है ना पेन रखना, बुक खोली रखना, मैंने आपको निशान लगवाने हैं किसका आंसर कहाँ पे है कहाँ पे है। ठीक है, एक्टिव रहना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है उनका किरदार क्या है। सबसे पहले तो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते कहाँ पे हैं? ये हमारी ओरल कैविटी के अंदर होते हैं, मुंह के अंदर। और इनका किरदार क्या है, ये किस तरह से हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमने उनको देखना है। ठीक है, तो चैप्टर के स्टार्ट पे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास ओरल कैविटी। ठीक है, मेरे पास जो है वो पेज नंबर है, पेज नंबर 2, सॉरी 3। देखो मैंने इधर निशान लगाया हुआ है यहाँ से, दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड विद ओरल कैविटी। अभी दीज का मतलब क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात हो रही है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं और ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सलाइवा थूक, तो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। आगे सलाइवा की डेफिनेशन है कि इसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है और सलाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है। लेकिन अब इसका काम क्या है, ये जो सलाइवा है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, इसका काम क्या है। हमने जब ये टॉपिक स्टडी करे थे तब हमने इसको डिटेल में देखा भी था कि इसके अंदर जो पानी और म्यूकस होता है ना, हम हमारे खाने को नरम कर देता है। ठीक है, सॉफ्ट बना देता है। और जो स्लाइवरी एमाइलेज है वो हमारे पास स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई स्लाइवरी ग्लैंड्स का किरदार क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे मुंह के अंदर होते हैं और ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा वो क्या होता है, सलाइवा दरअसल 3 चीज़ों का मिक्सचर है, पानी, म्यूकस और स्लाइवरी एमाइलेज। अब ये तीनों करते क्या हैं, पानी और म्यूकस हमारी खुराक को नरम करता है और स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो हमारे खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है। ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसका मैंने आंसर आपको बता दिया ना, फुल आंसर हमने इसका करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, निशान लगाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू द टर्म स्वेलोइंग एंड पेरिस्टाल्सिस मीन्स। स्वेलोइंग क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। स्वेलो मतलब निगलना, और पेरिस्टाल्सिस हमारे पास क्या है, वो जो खाना हमारा नीचे जाता है ना एजोफेगस के जरिए, तो वो जो वेव लाइक मूवमेंट बन जाती है उनको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। हमने कल एमसीक्यू के अंदर भी देखा था, और जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तब मैंने आपको उसके अंदर भी डिटेल्स उसकी डायग्राम भी दिखाई थी। तो स्वेलोइंग, ये रहा पेज नंबर 3 के ऊपर ये पूरे का पूरा पैराग्राफ स्वेलोइंग डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है हमारे पास पेरिस्टाल्सिस, पेज नंबर 4 के ऊपर ये निशान लगाया हुआ है। ठीक है, 2 डेफिनेशन, स्वेलोइंग, पेरिस्टाल्सिस। मैं को स्टडी करवा दूँ या आप कर लोगे। ओवरव्यू ले लेते हैं। स्वेलो मतलब होता है निगलना। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस, इट इज swallowed by pushing it into pharynx। देखो, मुंह के अंदर हमारे पास फिजिकल और केमिकल डाइजेशन हो रही होती है, उसको कंप्लीट होने के बाद जो हमारा खाना जो है वो बोलस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो हमारे फेरेंक्स के अंदर धकेल दिया जाता है। जैसे ही बोलस जो है वो फेरेंक्स के अंदर धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्वेलोइंग। फॉर स्वेलोइंग द टंग मूव द बोलस टू द बैक ऑफ ओरल कैविटी। स्वेलो करने के लिए जो हमारी जुबान है ना, वो बोलस को हमारे ओरल कैविटी के अंदर पुश कर देती है। द स्वेलोड फूड एंटर्स द फेरेंक्स, और जो खाना हम निगल लेते हैं वो फेरेंक्स के अंदर चला जाता है। डन है। उसके बाद पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं ना, जो एजोफेगस से होता हुआ जाता है, तो वो जो जब खुराक की नाली से हमारा खाना आगे की तरफ मूव कर रहा होता है ना, तो वेव तरह की शक्ल बनती जा रही होती है। देखो जरा, ये
वेव तरह की शक्ल बनती है, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। When the food enters esophagus, successive wave of contraction are generated in muscular wave। देखो वेव्स बन रही होती हैं, इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। डन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर है हमारे पास व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस। HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने वो स्टमक का जो पूरे का पूरा पढ़ा था ना लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड था जो हमारी स्टमक की दीवारें सिक्रीट करती हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इस एसिड का फंक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं हम। ये रहा पेज नंबर है मेरे पास 4। इसके अंदर देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और दूसरा काम ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो हमारे फूड के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, उनको ये किल कर देता है। तो आपने इसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं पॉइंट बनाकर। पहला पॉइंट क्या है, ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और दूसरा हमारे खुराक के अंदर जो पैथोजन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको किल करता है। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये एमसीक्यू के अंदर भी आया हुआ है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो एमसीक्यू के अंदर उसने पूछ लिया था कि भाई मुझे उस एसिड का नाम बताओ जो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ लिया कि मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पर्पस बताओ, फंक्शन बताओ। ठीक है, तो अगर आपने वो पूरा टॉपिक याद किया हुआ है तो चाहे एग्जामिनर जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आपको आता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के हजम होने में पैंक्रियाटिक जूस का किरदार क्या है, हमने उसको देखते हैं। ये भी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखा था। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत दफ़ा इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना फुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मैनी एंजाइम ई.जी. ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनके नाम ये हैं। अब ये एंजाइम्स करते क्या हैं, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ काइम। अब ये काइम क्या है, आपको याद है हमारा स्टमक डाइजेशन के बाद जो है एक सूप लाइक मिक्सचर बना देता है, उस सूप लाइक मिक्सचर को हम काइम कहते हैं। अब काइम जो है ना बहुत एसिडिक होता है क्योंकि वो मैदे से निकला है, और मैदे के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो काइम जो है ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट सिक्रीट किया जाता है। वो कौन सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि उस काइम को न्यूट्रलाइज करता है। The glands present in the wall of small intestine also secrete enzyme for the complete digestion of all type of food। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं ना, वो भी कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं जो कि हमारे खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, सिर्फ ओवरव्यू दिया है, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने इसको कंप्लीट स्टडी किया था, बहुत एक्सप्लेन, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाकर हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। अब देखो सवाल ध्यान से पढ़ना है, उसने विलाई के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं पूछा, सॉरी विलाई के ऊपर नोट नहीं मांगा, उसने कहा है मुझे विलाई के स्ट्रक्चर के ऊपर नोट बताओ कि विलाई का साफ किस तरह का था, क्या स्ट्रक्चर था उसका। तो अक्सर बच्चे इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, विलाई की डेफिनेशन लिख सकते हैं या बता देंगे कि भाई विलाई मौजूद कहाँ पे होता है। नहीं, उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा है विलाई की स्ट्रक्चर बताओ मुझे किस तरह की होती है। ठीक है, अब वो हमें देखना है। तो विलाई हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास है विलाई। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, मेरे पास इसका आंसर पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 7 के स्टार्ट तक जाएगा, देखो निशान लगा हुआ है। द वॉल ऑफ विलस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर सेल। जो विलस की दीवार है ना वो सिंगल लेयर सेल से मिलकर बनती है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और इनसाइड द विलस, विलस के अंदर क्या मौजूद होता है, देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल। विलस के अंदर जो है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और कुछ लिम्फ वेसल्स होती हैं जिनको हम लेक्टील कहते हैं। तो ये है विलस का या विलाई का स्ट्रक्चर। ठीक
ठीक है, बस ये 2 लाइन्स। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर्स। ये तो अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि अल्सर की सबब क्या है और उसकी इलामात क्या है। ठीक है, ये रहा अल्सर, अल्सर की सिम्टम्स, ये फुल पॉइंट और कॉजेज। एग्जामिनर जो है वो आपसे कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, ट्रीटमेंट पूछ सकता है, ठीक है, प्रिवेंशन पूछ सकता है, या जिस तरह एक्सरसाइज के अंदर जो है वो अल्सर के बारे में पूछा हुआ है, हो सकता है कि भाई आपसे एग्जाम के अंदर कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछ ले, डायरिया के बारे में पूछ ले। मतलब क्वेश्चन की सेंस बननी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हमने इसको रिसेंटली पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो कि इसको अभी हमें करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं अल्सर की अलामत क्या है। हमारे मैदे में जलन होने लगती है, ठीक है, बहुत जल्दी वजन कम होता है, भूख भूख जो है वो हमें नहीं लग रही होती, और अगर उल्टी आए तो उसके अंदर खून भी आ सकता है। और इसके जो कॉजेज हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, ये सबसे मेजर कॉज है हमारे पास अल्सर का। ठीक है, और कुछ जो है वो ऐसी मेडिसिन लेना जिनके अंदर NSAID मौजूद होता है, उनका ऐसी अद्वियात का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल भी जो है अल्सर का सबब बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास है शराब पीना, स्मोकिंग करना और स्ट्रेस। ये तमाम जो है वो कॉजेज हैं अल्सर के। यहाँ पर जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने पूरा चैप्टर किया हुआ है तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो मसला नहीं है। डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का पूरा टॉपिक लिखना है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मेरे पास पेज नंबर 6 पे स्टार्ट हो रहा है ये टॉपिक। ठीक है, हमने पूरे का पूरा टॉपिक करना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन आपने इसको यहाँ से लिखना है आफ्टर द कंप्लीट, यहाँ से लेकर पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है जैसे एलिफ की स्टोन या हमदर्द वगैरह व्हाट्सोएवर, उसके ऊपर ना लॉन्ग क्वेश्चन का एक सीक्वेंस दिया होता है हेडिंग्स बना के। ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वर्डिंग सेम रहती है, अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको दे दी वो वही है। आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि आप इसको किस तरह से अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। डन है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल कैविटी को आपने कंप्लीट जो है वो लिखना है। ठीक है, जो हमारा पहला ही टॉपिक है पेज नंबर 2 के ऊपर, रिमेंबर दिस ओरल कैविटी, पेज 2 और पेज 3, स्वेलोइंग की डेफिनेशन तक आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक को कंप्लीट, मैंने कहा था ये सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आपने देखना है, पूरा टॉपिक लिखना है। उसके बाद जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज। लिवर और पेंक्रियाज की इंपॉर्टेंस, लिवर लिवर की इंपॉर्टेंस तो हमारे पास ये रही, रोल ऑफ लिवर, ये जो 8 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। पेंक्रियाज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये पेंक्रियाटिक जूस, ये पेंक्रियाज की इंपॉर्टेंस जो है वो इससे डिपिक्ट हो रही है। तो वैसे एग्जामिनर अगर पूछेगा तो रोल ऑफ लिवर इसको सेपरेट पूछेगा क्योंकि उसके ऑलरेडी 8 पॉइंट्स हैं, तो वो एक क्वाइट अच्छा पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो लास्ट पर हमारे पास लास्ट पर है एक और पॉइंट, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर जो है वो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा हुआ है। क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, इनको मैं आपको बता देता हूँ पूछ क्या रहा है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछने के, लेकिन एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। लेक्चर लंबा नहीं हो रहा, डोंट वरी। ठीक है, वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, हमें सिर्फ निशान लगाने हैं किसका आंसर क्या है। Why does someone with liver disease have difficulty in digesting fats? हमें पता है कि लिवर जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, जो फैट्स हैं वो स्टमक डाइजेस्ट नहीं करता, उसको हमारा लिवर ही डाइजेस्ट करता है। तो एक ऐसा पर्सन जिसको जिगर की कोई बीमारी है या जिसका जिगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको जो है वो फैट्स डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों है? देखो, इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। देखो, जब भी ऐसा होता है ना, मैंने इसका आंसर आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डिजीज लिवर प्रोड्यूस लेस और लोअर क्वालिटी बाइल। जो ऐसा लिवर जिसको कोई बीमारी होती है ना, वो जो बाइल सिक्रीट करता है वो लो क्वालिटी का होता है, या फिर थोड़ा सा होता है जो कि इमल्सिफाई नहीं कर सकता प्रॉपरली। याद है इमल्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, बाइल जो है वो फैट के साथ मिक्स होता है और छोटी छोटी से ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स का बनने का प्रोसीजर है ना, हम उसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो सोचो अगर बाइल अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा या प्रॉपर कंप्लीट बाइल नहीं बन पा रहा,
तो फैट्स भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सकते। विदाउट इनफ बाइल फैट्स कैन नॉट इमल्सिफाई। अगर बाइल कंप्लीट नहीं है या इनफ नहीं है तो उससे फैट्स जो हैं वो इमल्सिफाई नहीं हो सकते, विच सीवियरली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम्स इन डाइजेस्टिंग देम। तो अगर इमल्सिफाई नहीं हो पा रहा तो उससे होगा क्या, उससे जो है वो लाइपेज एंजाइम भी नहीं बनेगा, लाइपेज एंजाइम नहीं बनेगा तो फैट्स भी डाइजेस्ट नहीं होंगे। सिंपल, ठीक है। आप इसको मेंशन नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बल्कि आपको करना चाहिए इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। हमें पता है सॉरी ये रहा, हमें इतना तो पता है कि भाई जो एंजाइम्स हैं, जो फैट्स हैं, उनको लिवर डाइजेस्ट करता है, लेकिन अगर लिवर डैमेज हो जाए तो फैट्स किस तरह से डाइजेस्ट होंगे या क्यों नहीं होंगे? उसका आंसर क्या है कि लिवर का मेन काम है बाइल को प्रोड्यूस करना। अगर बाइल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा या इनफ नहीं होगा तो क्या होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगी। इमल्सिफिकेशन नहीं होगी तो एमाइलेज एंजाइम भी पैदा नहीं होगा, और अगर वो पैदा नहीं होगा तो फैट्स डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जब डाइजेशन नहीं होगी तो वो जो फैट्स है, चर्बी आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगी और जिससे मोटापा शुरू हो जाएगा, और मोटापा जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। तो गट गट कहते हैं पेट, ठीक है। गट बैक्टीरिया का जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर गट बैक्टीरिया को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? हेल्दी गट बैक्टीरिया आर इसेंशियल। हेल्दी गट बैक्टीरिया जो है वो अहम है, क्यों? अच्छा, आपको पता है हेल्दी गट बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल सकते हैं? कर्ड, दही। दही के अंदर कमाल के गट बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। क्यों? अब हमारी बॉडी के लिए वो इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि दे एड इन डाइजेशन, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एड का मतलब होता है हेल्प। सिंथेसाइज वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत से वाइटल न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं जैसा कि विटामिन बी और के। एंड प्रोटेक्ट द गट अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस व्हाइल सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। तो अभी जो बैक्टीरिया है बहुत सारे अहम काम करता है। सबसे पहले काम तो ये करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा काम ये न्यूट्रिएंट्स को बनाता है, तीसरा काम है ये हमारे गट को की हिफाजत करता है बीमारियों से, पैथोजन से, और लास्ट काम क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो चार इसके मेन काम है, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लो, क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वांट। नेक्स्ट है हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। हाउ कैन अ मेलफंक्शन इन द कार्डियक स्फिंक्टर लीड टू एसिड रिफ्लक्स? याद है आपको कार्डियक स्फिंक्टर होता क्या है? हमने इसको स्टमक के अंदर पढ़ा था। स्टमक के अंदर ये रहा, दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो हमारे एजोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। क्वेश्चन ये है कि अगर कार्डियक स्फिंक्टर मेल फंक्शन हो जाए, मतलब ये अपना काम सही से परफॉर्म ना करे तो क्या होगा? अब होगा क्या, ये ढक्कन सा है ना वेल्व, अगर ये सही से बंद नहीं हो रहा तो अब जो स्टमक के अंदर तेजाब है, जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो ऊपर आ जाता है एजोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर। तो उससे जो है ना हमें अजीब सा फील हो रहा होता है, बहुत बहुत ही स्मेल आ रही होती है हमारी सांस से, डकार आ रहे होते हैं हमें, ठीक है, अजीब अजीब से। तो वो इसलिए हो रहा होता है कि जो मैदे के अंदर तेजाब होता है ना, वो हमारे एजोफेगस के अंदर आ रहा होता है। और क्यों आ रहा होता है? क्योंकि ये वाला जो वेल्व है ना, ये जो स्फिंक्टर है, ये अच्छे से काम अपना नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है? द कार्डियक स्फिंक्टर एक्ट एज वन वे वेल्व इफ इट मेल फंक्शंस। अगर ये खराब हो जाए एंड फेल्स टू क्लोज टाइटली, और ये टाइटली बंद ना हो, तो हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द स्टमक फ्लो बैकवर्ड। तो स्टमक के अंदर जो एसिड होता है ना, हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, वो वापस आने लगता है। देखो, फ्लोज बैकवर्ड इनटू द एजोफेगस कॉजिंग इरिटेशन एंड हार्टबर्न। जब वो एजोफेगस के अंदर आता है तो हमें इरिटेशन होती है और हमारा जो है ना सीना जैसे जल रहा होता है, हमें वैसे फील होता है। लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टोर बाइल इन गैल ब्लैडर बिफोर इट इज रिलीज्ड? देखो, बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? सबसे पहले तो ये देखो, बाइल जो है वो हमारे पास लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर सीक्रेट करता है। लेकिन जब लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है तो उसको गाल ब्लैडर के अंदर हम स्टोर क्यों करते हैं? डायरेक्ट जैसे जैसे बाइल बनता जाए उसको ड्यूडेनम के अंदर हम मिक्स करते जाए, तो मसला क्या है, हम उसको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि गाल ब्लैडर डज नॉट स्टोर बाइल। गाल ब्लैडर स्टोर को बाइल को एक्चुअल में स्टोर नहीं कर रहा होता, उसने इसको आगे ट्रांसफर करना ही होता है। इट कंसनट्रेट इट बाय एब्जॉर्बिंग वाटर।
ये क्या कर रहा होता है, बाइल के अंदर पानी होता है, ठीक है, पानी मौजूद होता है। तो जब गाल ब्लैडर के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं ना, तो गाल ब्लैडर उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करता है और उस बाइल को थिक कर देता है, कंसंट्रेट गाढ़ा बनाने की कोशिश करता है। अब वो क्यों करता है ऐसा? Storing it ensures that a highly concentrated large amount of bile can be released immediately. वो इसलिए स्टोर कर रहा होता है ताकि पानी एब्जॉर्ब हो जाए उसके अंदर से और वो जो बाइल है वो थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। एक तो वो गाढ़ा हो जाएगा और स्टोर हो होकर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जमा हो जाएगा। तब जब एक साथ सारे का सारा अमाउंट को वो रिलीज करेगा तो क्या होगा? देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल कैन बी रिलीज्ड इमीडिएटली इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन फैटी एसिड अराइव्स। जैसे ही फैटी फूड, कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर ऑयल ज़्यादा है ना, जैसे ही वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, गाल ब्लैडर फौरन से उस बाइल को सीक्रीट कर देता है। अब वो जो गाल ब्लैडर है वो थिक हुआ है, गाढ़ा हुआ है, तो फौरन से जैसे ही वो फैटी एसिड के साथ मिलेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जो है ना फैटी एसिड, जैसे ही हम वो फैटी फूड खाएंगे फौरन से जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये पर्पस होता है कि जब लिवर बाइल बनाए तो उसको फौरन से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना भेजे, बल्कि उसको पहले गाल ब्लैडर में स्टोर कर दे। स्टोर करने का मेन पर्पस क्या होता है? गाल ब्लैडर उस बाइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर ले, उसको थिक बना दे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर ले। तो जैसे ही कोई फैटी फूड आएगा उसके अंदर क्या होगा, तो इमीडिएटली उसको हम रिलीज कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और सारे का सारा वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो 10th क्लास लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन होपफुली आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी, ठीक है। अगर आप इसको देखें, हमारे इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से आएगा ही आएगा, ठीक है। वेट अ मिनट, पेज के जो है ना लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है, चैप्टर 1 के अंदर से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 1 के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास और चैप्टर 1 के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लगा लो 5 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स और एक एमसीक्यू 10 मार्क्स। 10 नंबर का पेपर जो है ना वो हमने कवर कर लिया है सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को जो है वो वीक के अंदर एक दफ़ा या कम से कम 2 वीक्स के अंदर एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना। बहुत इजी चैप्टर है, आपने इसको कवर कर लिया है, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप ये भूल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर का टेस्ट दें, कंप्लीट प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।